नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे लोग चिंतित होने लगे हैं और खबर यह है कि कोरोना से दोबारा संक्रमण होने लगा है। हांगकांग में कम से कम एक रिपोर्ट जो है वो कंफर्म हुई है। जो हांगकांग यूनिवर्सिटी है उसने जांच पड़ताल के बाद में इस बात को कंफर्म किया है कि वहां एक व्यक्ति को दोबारा संक्रमण हो गया है। अब हम क्या ये अब तक ये मानकर चल रहे थे कि कोरोना का संक्रमण एक बार अगर हो गया तो आदमी को इम्यूनिटी मिल जाती है और फिर दोबारा होने का खतरा नहीं होता है। लेकिन अब ये डर भी बना हुआ है कि आप अगर एक बार संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं तो भी दोबारा हो सकता है। ये एक ऐसा गंभीर मामला है जो लोगों में चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सुधीर रावल को। डॉक्टर सुधीर रावल इन मामलों पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर रावल, आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल आपके सामने यही रखता हूं कि क्या ये दोबारा जो संक्रमण की बात है वो सही है, और क्या ये सही है कि अगर एक बार संक्रमण हो जाने के बाद लोग जो ये मान रहे थे कि इम्यूनिटी आ गई है और अब कोई समस्या नहीं होगी, तो ये गलत है? नहीं, ये अब जो इंडेक्स केस अभी हांगकांग में जो रिपोर्ट हुआ है, इससे पहले कोई केस रिपोर्टेड नहीं था। हालांकि चाइना में ये सोचा गया था कि शायद ये दोबारा हो सकता है, लेकिन वो सारे केसेस रेजिडुअल इन्फेक्शन थे, उनका इन्फेक्शन गया नहीं था। तो लेकिन इस केस में ये है कि ये पेशेंट मार्च में इन्फेक्ट हुआ, अप्रैल में निगेटिव हो गया, लेकिन निगेटिव होने के बाद 2 निगेटिव टेस्ट के बाद इसमें एंटीबॉडीज जब टेस्ट किए गए वो पॉजिटिव नहीं थे, और T और B सेल में probably they were positive or something, there is a doubt, but then he had gone to Spain से ये लंदन गया, और वहाँ से जब ये लौट के हांगकांग आया तो वहाँ पे हांगकांग में जो मैंडेटरी क्वारंटाइन एंड टेस्टिंग है उसमें किया तो ये पॉजिटिव मिला, और उसके बट ही हैड नो सिम्टम, ही वाज एसिम्प्टोमेटिक, और उसके बाद उसमें जब वो ठीक हुआ तो उसमें एंटीबॉडीज लेवल भी आ गया था। तो इस तरह की जो ये घटना हुई उसमें मालूम पड़ा कि री इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है लोगों के री इन्फेक्शन दूसरे स्ट्रेन से हो भी रहा हो, बट लेकिन इससे ये भी मालूम पड़ गया कि री इन्फेक्शन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज एसिम्प्टोमेटिक और नो सिम्टम्स एट ऑल, बिकॉज अगर इसमें टेस्ट नहीं होता तो ये पेशेंट ऐसे जाता कि भाई ये इम्यून है पेशेंट, इसे इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये एक समझने की बात है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर री इन्फेक्शन होगा भी तो वो इस तरह है जैसे इम्यूनिटी बूस्टर इन्फेक्शन हो गया और पेशेंट जो है वो मिनिमम या नो सिम्टम होंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है। ये है इसके बारे में। लेकिन ये है कि वन हैज टू बी केयरफुल एंड वी नीड टू लुक इनटू दिस मोर, बिकॉज देयर आर टू मोर केसेस फ्रॉम यूरोप, नीदरलैंड और बेल्जियम से, और 2 तेलंगाना से भी बता रहे हैं। तो उन केसेस को भी और आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या सिचुएशन रहती है। डॉक्टर साहब, इसमें ये जो हांगकांग का केस मिला है, जिसको हांगकांग यूनिवर्सिटी ने जिसकी जांच पड़ताल की है, और इसको पहला पोस्ट मामला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये थॉरो जांच पड़ताल की गई। बाकी जगह से, अमेरिका से भी, भारत से भी जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी थॉरो जांच पड़ताल नहीं हुई थी। तो इसमें खास बात यह है कि इस व्यक्ति को पहली बार, एक तो उसकी उम्र जो है कुल 32-33 साल है, फिर उसके बाद जब पहली बार इन्फेक्शन हुआ था तो वो मार्च में हुआ था, और फिर दूसरी बार जो हुआ वो अगस्त में हुआ। तो अब तक ये माना जाता था कि 1 से 2 महीने के भीतर लोगों में इतनी इम्यूनिटी आ जाएगी कि वो जो है फिर दोबारा कोरोना के संक्रमण से उनको जूझना नहीं पड़ेगा, उसका डर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस मामले में देखें तो ये सही लगता है कि कम से कम इस व्यक्ति में जो है 2 महीने में भी इम्यूनिटी जो है वो नहीं आ पाई। नहीं, इम्यूनिटी तो थी उसमें, इसीलिए उसका इन्फेक्शन बहुत माइल्ड सा था और या एसिम्प्टोमेटिक था। लेकिन ये था इम्यूनिटी एक स्ट्रेन के लिए थी, जो स्पेन में है वो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना का, जिससे वो इन्फेक्ट हुआ। तो क्रॉस इम्यूनिटी है हमेशा। ये हम लोग पहले भी इस बात को देखते रहे हैं कि जिनमें सार्स कोविड इन्फेक्शन है, जिन कंट्रीज में लाइक वियतनाम एंड ऑल, वहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। तो लेटरल इम्यूनिटी है इसमें, ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी रही है, और उसी की वजह से उसे जो इन्फेक्शन हुआ एसिम्प्टोमेटिक था। अगर उसका टेस्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं था, तो इम्यूनिटी तो है, ये नहीं कह सकते। हालांकि एंटीबॉडीज नहीं थे, ये हमेशा देखा गया कि अगर एंटीबॉडीज नहीं बनते हैं किसी में तो उसमें इन्फेक्शन जो है बहुत माइल्ड रहा है। कई पेशेंट जिनमें हाई
बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा सिम्टम होते हैं, उनके एंटीबॉडीज लेवल बहुत हाई होते हैं, हालांकि बाद में वो कम हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हमेशा ये सोचते हैं कि टी सेल बी सेल हैं जो दे बिकम एक्टिव व्हेन द सेम वायरस और स्ट्रेन ऑफ वायरस दे come in the body, so they again produce the antibodies against that virus, so infection either will be mild or there will not be any symptom, so immunity तो रही है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इम्यूनिटी रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इस मामले में एक दो और ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि लोग जो हैं वो समझना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये व्यक्ति है, ये चूंकि हांगकांग से निकल करके वो बाहर ब्रिटेन होते हुए एक और देश में पहुंचा और वहां से लौट के आया, तो एयरपोर्ट पर चूंकि मैंडेटरी, अब जो लोग देश के बाहर नहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे नहीं जा रहे हैं, उनकी तो जांच भी नहीं होती। तो क्या ये संभव है कि ऐसा री इन्फेक्शन या दोबारा इन्फेक्शन जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हो रहा हो, लेकिन जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है? बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अपने यहाँ अगर पेशेंट एक जगह ही रुकता है आफ्टर इन्फेक्शन, जैसे आजकल मूवमेंट बहुत कम है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो जो मान लिया एक शहर में रुके हुए हैं, वहाँ जनरली एक ही स्ट्रेन होता है, तो उन्हें री इन्फेक्शन का कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये मूवमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक बड़ा मुश्किल, ये कहना हम ठीक नहीं होगा कि री इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट्स को एज ऑन एग्जिस्टिंग स्टेज में, तो मैं नहीं समझता। लेकिन सपोज मुझे इन्फेक्शन होता है और मैं कहीं जाता हूँ बाहर और आके लौट के आता हूँ, तो मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, और वो हो सकता है माइल्ड ही हो या एसिम्प्टोमेटिक हो। तो ये अभी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप उसी शहर में रुके हुए हैं, दोबारा आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है, ऐसा तो अभी तक कभी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ देखनी होगी आगे भी कि पेशेंट्स जो एक ही शहर में रुके हुए हैं, उन्हें री इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा, जो पेशेंट मान लिया इन्फेक्शन हो गया, कोई दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में गया है, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो कितनी सीवियरिटी का हुआ है या बिल्कुल ये सिम्टोमेटिक है। तो ये चीज़ें आगे और हमें मतलब बताएंगी, वी विल बी नॉलेजेबल मोर व्हेन एक्चुअली एवरीथिंग ओपन्स अप। But before that, maybe the vaccine may come and then things may be different. We may not be able to know completely कि इसका नेचुरल हिस्ट्री क्या रहती अगर वैक्सीन नहीं आती। वैक्सीन पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन वैक्सीन पर बात करने से पहले एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि अब तक ये कहा जा रहा था कि अगर 50-60% लोगों को ये कोरोना हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और फिर पूरी दुनिया या देश जो है वो जो कोरोना संक्रमण से बच जाएगा। तो अब तो अगर दोबारे हो रहा है और अगर अभी तक रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए एक ही स्ट्रेन का जो वायरस है उसके साथ में वो जुड़े हुए हैं, जब बाहर आना जाना शुरू होगा तो इसका मतलब फिर दोबारा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी है वो गलत साबित हो रही है। क्या इसका मतलब है ये? हाँ, नहीं, मैं गलत तो नहीं कहूँगा, पर यह है कि अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी मान लिया एक बार इन्फेक्शन हो गया और फिर दूसरे स्ट्रेन से हुआ, तो उसका सिम्टम तो शायद ना हो, हालांकि एक ही केस देखा है अभी एंड करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो मैं कंप्लीटली तो आई विल नॉट राइट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। ये है कि जो इम्यूनिटी एक स्ट्रेन के लिए हो गई है तो वो दूसरे स्ट्रेन के लिए काम करेगी ही करेगी। उसे ये जरूर है कि वो इन्फेक्शन आप डायग्नोज कर सकते हैं, उसमें RT-PCR पॉजिटिव आ सकता है, but the severity of the infection will be very less or may not be at all. So that way one can say that herd immunity का कुछ ना कुछ रोल जरूर रहेगा, और जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उससे सपोज 50-60% इन्फेक्ट हो गए तो वो दोबारा किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दे विल नॉट बी इन्फेक्टिव पीपल। अभी तो और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद काफ़ी पेशेंट है जो इन्फेक्टिव ही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें सीधे धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, तो we just can't write off herd immunity as on today. आपने वैक्सीन की चर्चा की और वैक्सीन पर भी हम बात कर लें। एक तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो दोबारा हो सकता है, मतलब एक स्ट्रेन से इम्यूनिटी मिल गई और दूसरे स्ट्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होगा, या उसको हम कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए इफेक्टिव नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर फ्लू वैक्सीन को देखें जो यूरोप में यूज होता है, अमेरिका में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो हर साल जो है
वो जो वायरस है उसका स्वरूप बदल जाता है और फिर उसके बाद जो है दोबारे उस वैक्सीन को बनाना पड़ता है और दोबारे हर साल लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन भी जो है वो लंबे समय के लिए इम्यूनिटी नहीं देने वाली है। नहीं, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। एज ऑन टुडे ओनली थिंग जो मैं बता सकता हूँ, जो मैंने पढ़ा है या सुना है विद फ्रेंड्स एंड अदर माय फ्रेंड इन अमेरिका एंड इंग्लैंड, दे बिकॉज ऑफ द स्टेबल स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन तो काम करेगी। अब ये कि एक स्ट्रेन के अगेंस्ट आपने वैक्सीन बनानी, दूसरा स्ट्रेन के अगेंस्ट नहीं है, तो उसमें ये जरूर है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कि पेशेंट कैन हैव इन्फेक्शन फ्रॉम अदर स्ट्रेन, बट वो अगर माइल्ड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और जब वो इन्फेक्शन होगा तो आपको डेफिनेटली एंटीबॉडीज आपकी बन जाएंगी। तो दूसरा ये कि वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकते हैं, विच इज़ देयर इन बच्चों में हमेशा ये करा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज दे देते हैं, तो उससे और ये हो जाएगा। बाकी अगर ये भी हो सकता है कि मल्टीवेलेंट वैक्सीन बन जाती हैं, जो मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन होती हैं, ऐसी भी वैक्सीन होती है, और आप वो मिला के भी आप पेशेंट को लगा सकते हैं। हालांकि ये आगे आगे इवॉल्व होंगी, अभी नहीं है, पर जिस तरह जो नॉलेज है एज ऑन टुडे, बिकॉज ऑफ द स्टेबल स्पाइक प्रोटीन, वैक्सीन शुड बी इफेक्टिव इन केस ऑफ कोविड। एंड आपको मालूम ही है ऑलरेडी रशिया में दे आर गिविंग इट। मॉडर्ना से पहले फाइजर जो वैक्सीन है, सबसे ज्यादा उसमें एंटीबॉडी मिली थी। एक बार जब रिजल्ट्स आए थे, जर्मन में ट्रायल हुआ था, तो फाइजर की जो वैक्सीन थी सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पेशेंट्स में उसमें पाई थी। उस वक्त फाइजर के शेयर भी बहुत ऊंचे पहुंच गए थे। और उसके बाद मॉडर्ना, और उसके बाद चाइनीज वैक्सीन थी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज आल्सो, दे आर एक्चुअली वर्किंग इन इंडिया आल्सो, दे आर वर्किंग। सो होपफुली vaccine should work. It may not give the immunity to all the strain, but the lateral immunity will there. So तो infection अगर होगा भी different strain से, तो वो mild होगा या asymptomatic होगा, या फिर multivalent और multi strain वैक्सीन आ जाएंगी तो और बेटर हो जाएगा। अब मैं सीधे एक सवाल पे आता हूँ। पूरी दुनिया के लोग और भारत के लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन आए। कब तक आएगा वैक्सीन? कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? नहीं, जो सुनने में रिपोर्ट मिल रही है प्रोबेबली दिसंबर तक मिलेगी कहीं पे भी। हालांकि वो रशिया में जो लगी हैं, WHO तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे कई फ्रेंड हैं जो उस ब्रांच में, तो वो कहते हैं कि प्रोबेबली दैट विल वर्क, रशियन वैक्सीन आल्सो विल वर्क, बिकॉज वैक्सीन में आजकल काफ़ी क्या है कि वायरस को एटीन्यूएट करके आप लगा दीजिए, मेनली तो यही प्रोसेस है उसके। हालांकि रिजल्ट्स लेट मालूम पड़ते हैं। वन थिंग इज देयर के आगे आगे जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होगी, कोरोना साइंस पूरी की पूरी, तब हमें मालूम पड़ेगा कि आगे कैसे पेशेंट बिहेव करेंगे, वैक्सीन कैसे बिहेव करेगी, और ये डिजीज आगे क्या क्या करती है। क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है कोरोना के। कभी कभी पेशेंट्स को बहुत लंबा लास्ट भी करता है, कभी कुछ और वो भी हो जाता है, तो हर एक पेशेंट में डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। सो एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, सो लेट अस सी। तो भारत में तो करीब करीब मान लीजिए कि 5 महीने से मतलब मिड मार्च से लेकर के अभी तक जो है वो सारी चीजें दिख रही हैं। अब चाइना का उदाहरण ले लें तो पिछले साल नवंबर से ही वो चल रहा था, तो करीब करीब जो है वो 10 महीने हो गए हैं। और इसलिए जो है काफी सारी चीजें जो है अब तक बहुत क्लियर होनी चाहिए, अगर 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 देखा जाए तो। लेकिन क्लियरिटी अभी भी क्यों नहीं आ रही है? पेंडेमिक में बड़ा मुश्किल है क्लियरिटी करना। जो पुरानी हिस्ट्री से आप लर्न कर सकते हैं, लास्ट पेंडेमिक लास्टेड फॉर 2 years, ये पेंडेमिक है, और इसमें ये डिफरेंट सिचुएशन ये है कि साइंस इज वेरी वेल इवॉल्व्ड। पिछली बार तो यही नहीं मालूम था बैक्टीरिया है या वायरस है, उन्होंने बैक्टीरिया समझा। इन्फ्लुएंजा को, वो जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, वो समझा बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी उन्होंने वैक्सीन बना ली अमेरिकन ने, और 20,000 लोगों को लगा दी थी, कुछ नहीं हुआ था उससे। अब की बार ये मालूम है वायरस है, वायरस का जीनोम डिकोडेड है, वी नो मेनी थिंग्स अबाउट वायरस, क्या क्या रिसेप्टर है, कहाँ कहाँ ये जाता है। इवन बिकॉज ऑफ दैट थिंग, स्टेरॉइड जो इंग्लैंड में पेपर जब वो पब्लिश हुआ, तो उसके बाद आपके वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ने लगी। वरना तो शुरू में तो चाइना से जो रिपोर्ट आई थी कि जी वेंटिलेटर बना लो, हजारों के पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। फिर इटालियन ने पोस्टमार्टम किया तो वहाँ मालूम पड़ा लो मॉलिक्यूलर वेट वेरिएंट का भी रोल है, डेथ इज बिकॉज ऑफ द DIC। So the things are different now. So if probably we get vaccine and probably we get other drugs like
we have ivermectin, we have dexamethasone. So things may not last for that till that time, but then अभी भी unpredictable है कि कितना time लगेगा कितना नहीं लगेगा, and lot of things are getting prolonged because of the lockdown. अगर लॉकडाउन नहीं होता सारे इन्फेक्ट होके काफी लोग मर जाते, वो ठीक हो जाते, बाकी लेकिन लॉकडाउन क्यों किया तो चीजें प्रोलॉन्ग होती चली गई. That's what is happening in India. लेकिन आप देखिए, अगर अमेरिका और यूरोप का उदाहरण ले तो लॉकडाउन को मान ही नहीं रहे हैं लोग, वहां तो प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिनेमा हॉल जरूर बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, भारत में भी बंद है, भारत में भी कोई नहीं मान रहा है, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और इसका विस्तार जो है, केसेस जो है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं. एक दिन में, अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट हुआ कि एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए, तो भारत की बात मैं कर रहा हूँ. तो इसका मतलब ये है कि जो लॉकडाउन भी जो है वो बहुत कारगर नहीं साबित हुआ है. नहीं, लॉकडाउन ने चीज़ों को, हमने जो लॉकडाउन किया उसकी वजह से हमारा डिलेड हो गया पीक. आप पीक तो हर एक कंट्री में आया है, स्पेन और इटली में बहुत ज़बरदस्त पीक आया, एकदम सडनली बढ़ गए तो वहाँ डेथ बहुत हो गई. आप न्यूयॉर्क का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर न्यूयॉर्क को आप मान लीजिए वहाँ 1.38 करोड़ है, 2 करोड़ लोग हैं, और वहाँ पे जिस तरह मरे, वहाँ पे जिस तरह पीक आया, तो अब न्यूयॉर्क में ये हाल है कि इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. अब हार्डली 2 दिन में एक कोई केस रिपोर्ट होता है. तो हमारा भी जो पीक है वो डिले हुआ. अब पीक इस तरह आ रहा है कि हमारे यहाँ छोटे शहरों में पहुंच गया, स्टेट्स में. दिल्ली में पीक 4000, 3800, 3900 आके चला गया, फिर कम हो गया. अब थोड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ रिलैक्स हो गई है. अभी मेट्रो भी खुल जाएगी तो फिर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इट विल कम डाउन. सो इंडिया हैज़ टू, एंड इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो जो 77,000 जो आ रहे हैं, ये सब में, ये फिगर डराने वाले नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है, होंगे ही होंगे. फाइनली आफ्टर दैट इट विल कम डाउन. बहुत सही कहा आपने. मैं समझता हूँ कि लोग आश्वस्त हो सकते हैं, और खास तौर पे भारत में जो डेथ रेट कम हुई है उससे भी आश्वस्त हो सकते हैं. मैं एक और सवाल की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ. अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली का जो एक रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक जो है आया है. वो एक कुछ फिगर भी उन्होंने जारी किया है, और ऐसा लग रहा है कि कोरोना के चलते ये जो हार्ट अटैक हुए हैं, और वो जो है वो एक अलग तरह की समस्या की तरफ जो है वो ध्यान दिला रहे हैं. तो क्या इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हैं? जी देखिए, उसमें क्या है, ये वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन पूरे शरीर में हो सकता है. ये नहीं है कि लंग्स में ही जाएगा. लंग्स तो इज वेरी क्लोज टू हार्ट ऑल्सो. जैसे राहत इंदौरी की डेथ हुई, हालांकि वो कोविड था उन्हें, लेकिन वो हार्ट अटैक हो गया. तो प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज अगर है और कोरोना से इन्फेक्शन हुआ, तो उससे 2-3 चीजें हो सकती हैं कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इट कैन अफेक्ट द एथेरोस्क्लेरोसिस. जो फैट ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट होते हैं कोरोनरी आर्टरी, हार्ट में जो आर्टरी उसमें होती है, वो डिटैच होकर हार्ट अटैक कर सकते हैं. दूसरा ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, जो अलग एक कंडीशन होती है जिसमें हार्ट जो बीट वो हल्की हो जाती है. तीसरा है कि मायोकार्डाइटिस होती है, हार्ट में इन्फ्लेम की जो मसल है वो ही इन्फ्लेम हो सकती है, क्योंकि लंग अगर हो सकते हैं, हार्ट भी हो सकते हैं. और अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है तो इनमें ज़्यादा खतरा रहता है. पर उसका मतलब ये नहीं है कि प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज के सारे मरीज मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. लेकिन ये एक्सपेक्टेड है और ये हुआ भी है. तो जो पेशेंट जिन्हें हार्ट डिजीज है उनमें हार्ट अटैक हो सकता है और हो भी रहा है, तो वन हैज़ टू बी केयरफुल. इसलिए सीधे डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं या एडमिट हो जाएं, और उसका प्रिकॉशन, स्पेशल प्रिकॉशन लेनी जरूरी है. हार्ट अटैक हो सकता है. मैं एक सवाल आपसे, चूंकि कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं आप, कैंसर पेशेंट्स जो हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है? नहीं, शुरू में मैं बताऊंगा जब पेंडेमिक आई थी, बिकॉज यहाँ हम शुरू से इन्वॉल्व थे और उसमें कैसे करना, क्या करना है, हम लोग इवॉल्व हुए हैं. और मार्च में जब ये शुरू हुआ तो हम लोगों ने मीटिंग की. वी हैड इवन वेब मीटिंग फ्रॉम टाटा एंड अदर places. Then we made the guideline that we will not treat the chronic patient, like जिनका फॉलो अप है उन्हें कहेंगे आप यहाँ नहीं आइए, आप टेली कॉन्फ्रेंस शुरू करिए. जो ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल ने टेली कंसल्टेशन शुरू किया है. हमारे यहाँ भी एवरी डे 3-4 तो मैं ही करता हूँ, बाकी एवरी डॉक्टर डज. दूसरी बात, हमने जहाँ डिले कर सकते थे ट्रीटमेंट डिले किया शुरू में लॉकडाउन के टाइम में. उसके बाद ऑपरेशन में ये रहा कि वी वर अवॉइडिंग ऑपरेशन इन द बिगनिंग. वी वर अवॉइडिंग रेडियोथेरेपी.
chemotherapy also in the beginning. But after some time when we understood कि क्या सिचुएशन है और पेशेंट का कैंसर का पेशेंट वेट नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है, कैंसर तो बढ़ता रहेगा, तो फिर आफ्टर फ्यू वीक्स वी डिसाइडेड that we will treat all the patients who are actually potentially cured. वो शुरू में भी कर रहे थे पर उनमें हमने थोड़ा सा डिले किया. Then we started taking the patient for surgery also after taking all precaution. Rather शुरू में तो everybody was so panicky when we got first patient, so we closed admission for 2 days. But then we realized that this is not done. Then we have to work and everybody has to work because this is a cancer hospital. So we made the guideline for operation, for radiotherapy and for the chemotherapy. And according to that, what we do now, we are doing right from the beginning, that any patient who comes, he goes to the triage. There is a place outside the reception where we do the screening, then patient come to the reception, then he comes to the doctor. Doctor takes a special precaution. They have a special curtain in the chamber. They use N95 mask, and which probably is enough to save you from infection. If you have N95 for the healthcare worker, you don't need PPE or other paraphernalia. You just wear N95 mask religiously. You will not get infection, because I am working in whole pandemic. I have used N95 mask, and I have operated positive patient also, and we did not get any infection. So with that, we could now manage the patients, and now the patients are also coming. Crowd is coming to the hospital has increased now, but the things they have evolved because of the in the beginning there was a fear. People were scared, we were scared, but then slowly we realized there is a treatment, and then if we treat them, we even treated the COVID patient also, because government asked us to admit the COVID patient. We gave 72 bed exclusively to the COVID patient, and we treated them. We have an infectious disease specialist. We were involved completely into that. This is how I learned the treatment of COVID patients per se, and even few of my batchmates also got admitted in my hospital. And then we came to know that there is you can definitely save these patients, and if you treat them properly and at the proper time, if the patient is come, death rate is not like tremendous like it happened in Italy and Spain. So we had around more than 150 healthcare worker of Rajiv Gandhi Cancer Hospital got infected with COVID, and not a single one actually had death. Touch wood, nobody died. Yes, sir. निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि इन्फेक्शन हुए लेकिन कहीं कोई खतरा नहीं आया. डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि पोस्ट कोविड ठीक होने के बाद भी बहुत तरह के सिम्टम आ रहे हैं. मेरे सामने एक पेशेंट आया है जो करीब 1-1.5 महीना पहले ही जो है उसको कोविड हुआ, ठीक भी हो गया, और उसका ऑक्सीजन लेवल जो है रोज कम हो जाता है, यानी करीब 80-85 तक पहुंच जाता है. उसको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, जबकि वो 1-1.5 महीने पहले ठीक हो चुका है. तो बल्कि मुझे ये बताया गया कि कुछ डॉक्टर्स जो उसको ट्रीट कर रहे हैं वो भी उसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं. तो इसका क्या कारण हो सकता है, और ये कितना लंबा इस तरह का चल सकता है, क्योंकि उस बच्चे को 2 महीने से फिर कोविड से ठीक होने के बाद भी हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको रोज ऑक्सीजन देना है. ये थोड़ा अनयूजुअल केसेस रिपोर्टेड हैं. मुझे एक डॉक्टर का ही मालूम है जो हमारे यहाँ विजिटिंग कंसल्टेंट के साथ था. उसे 40 डेज तक फीवर होता था, उसे स्टेरॉइड देते थे, फीवर रुक जाता था, फिर स्टेरॉइड बंद कर दीजिए, फीवर आ जाता था. और यंग डॉक्टर, वैसे अभी वो जाके शायद ठीक हुआ है. और ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं ऑक्सीजन देते हैं, ये उनमें हो सकता है जिनमें प्री एग्जिस्टिंग लंग कोई प्रॉब्लम है. अगर मान लिया वो स्मोक कर रही है, एम्फाइजीमा है, या पहले टीबी रही है, या सार्कोइडोसिस रही है, देयर आर मेनी लंग डिजीज. अगर पहले उन्हें कुछ रहा है तो उनमें डिलेड रिकवरी होती है. तो ऐसे पेशेंट्स को मतलब आई थिंक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, स्टेरॉइड की जरूरत पड़ी है, दे शुड कंटिन्यू. आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स, वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो, जिनमें प्रोलॉन्ग्ड ये रिकवरी हुई है. कुछ में वीकनेस बहुत लंबी गई है, 2-2 महीने हो गए, वीकनेस नहीं इम्प्रूव हुई है. और ऐसे भी पेशेंट रहे जो मेरे से ज़्यादा उम्र है, बट दे वर हेल्दी एंड दे हार्डली हैड माइल्ड इन्फेक्शन एंड they were back on duty within 1 week. So this is how the is. Everybody's body is different. Everybody has comorbidities, and not everybody is having very strong immune system. So this is how it is. So in that patient,
प्रोबेबली कोई आपका लंग डिजीज होगी जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो इनमें डिलेड रिकवरी है, उसके लिए उन्हें ये ट्रीटमेंट चलता रहना चाहिए और बाद में मे बी आफ्टर सम टाइम ही विल इम्प्रूव कम्प्लीटली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने और एक तरह की बहुत बड़ी चिंता जो है उसको आपने खत्म कर दिया। वो चिंता ये थी कि लोग बहुत परेशान थे कि कहीं दोबारे इन्फेक्शन होने लगा तो ये पता नहीं लंबा हो जाएगा और कितने समय तक घर में कैद रहना पड़ेगा। वैसे ही लोग जो है 5 महीनों में ऊब चुके हैं, बाहर जाना चाहते हैं, सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, थिएटर जाना चाहते हैं, बाजार जाना चाहते हैं। थोड़ी बहुत जो खुला तो है लेकिन सब कुछ खुला नहीं है, जीवन पहले की तरह सामान्य नहीं है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, मेट्रो नहीं चल रहा है, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही राहत की बात आपने बताई कि ये जो है दोबारा इन्फेक्शन होता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर रावल से। डॉक्टर सुधीर रावल ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इस प्रोग्राम को देखिएगा और आपको वो सारी जानकारियां, वो सारे शक और संदेह जो आपके मन में है वो सब जो है मिट जाएंगे। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको इतना ध्यान दिला दूं कि इस प्रोग्राम के बाद आपको एक बटन मिलेगा और अगर उस बटन को आप दबाएंगे तो उसमें से आपको हम बताएंगे कि आप सत्यहिंदी.com के किस तरह से सदस्य बन सकते हैं। स्वैच्छिक है, अगर आप बनना चाहें तो बन सकते हैं, आप चाहें तो बटन दबा करके उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।